गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू। आज पेपर फर्स्ट ज्ञान और पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत यूनिट 2 ज्ञान का वर्गीकरण, ज्ञान के स्वरूप और विद्यालयों में इनका संगठन किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। ज्ञान के स्वरूप एवं विद्यालयों में इसका संगठन। ज्ञान के विविध स्वरूप समाज में प्रचलित होते हैं, जिनको विविध नामों से जाना जाता है, जैसे डॉक्टरी ज्ञान, दार्शनिक ज्ञान, होम साइंस, राजनीतिक पॉलिटिकल, नैतिकता का ज्ञान, आदर्शवादी का ज्ञान आदि। शिक्षा का उद्देश्य भी यही होता है कि बालक का कोई भी क्षेत्र विकास से वंचित न रहे। अतः ज्ञान के स्वरूप का विद्यालयों में श्रेष्ठ संगठन होना चाहिए। विविध प्रकार की ज्ञानात्मक रूपरेखा को संगठित रूप में विद्यालयों में उपलब्ध कराया जाए तो वास्तव में सर्वांगीण विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जाता है। अब है ज्ञान के वर्गीकरण। ज्ञान का वर्गीकरण किया उससे आशय यह है कि विविध स्वरूपों को उनके स्वरूप, उपयोग एवं आवश्यकता के अनुरूप वर्गीकृत करने से है। वर्तमान समय में ज्ञान के वर्गीकरण को विविध रूपों में प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार जैसे सब विषय के अकॉर्डिंग सभी विषय अलग रूप में भी अपना अस्तित्व रखते हैं, परंतु एक साथ मिलकर सामाजिक अध्ययन नामक विषय के रूप में जाने जाते हैं। अब है ज्ञान के वर्गीकरण के संदर्भ में प्रोफेसर एस के दुबे लिखते हैं कि ज्ञान का वर्गीकरण एक व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें विद्यालय स्तर पर छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु ज्ञान का निश्चित स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है, जो कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, व्यापक प्रक्रिया। ज्ञान का स्वरूप एवं संरचना व्यापक रूप में देखी जाती है। इसके परिणाम स्वरूप ज्ञान का वर्गीकरण भी व्यापक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है। वर्गीकरण करने वाले के समक्ष यह समस्या उत्पन्न होती है कि विस्तृत ज्ञान का वह किस प्रकार श्रेणीबद्ध विभाजन करे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति या छात्र अपनी आवश्यकता के अनुरूप ज्ञान प्राप्त कर सके। प्राचीन काल में वर्तमान समय में भी यह समस्या बनी हुई है, क्योंकि ज्ञान एवं ज्ञान का वर्गीकरण दोनों ही व्यापकता से संबंधित प्रक्रिया है। सेकेंड पॉइंट नोट कीजिए, उपयोगी प्रक्रिया। ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया उपयोगी प्रक्रिया के रूप में मानी जाती है। इसके आधार पर ही छात्रों के अनुरूप पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है और ज्ञान जैसे मनोविज्ञान संबंधी सिद्धांत एवं नियमों के आधार पर छात्रों के लिए सरल से कठिन की ओर तथा ज्ञात से अज्ञात की ओर पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। यह कार्य ज्ञान के वर्गीकरण के आधार पर ही किया जाता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, ज्ञान के वर्गीकरण को एक परिवर्तनशील प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है। ज्ञान के वर्गीकरण के संदर्भ में अनेक प्रकार के अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। इस अनुसंधान के परिणामों के आधार पर ज्ञान का वर्गीकरण किया जाता है। फोर्थ पॉइंट नोट कीजिए, वैज्ञानिक प्रक्रिया। वैज्ञानिक प्रक्रिया ज्ञान के वर्गीकरण को वैज्ञानिक प्रक्रिया के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें प्रत्येक ज्ञानात्मक तथ्य को क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे सामाजिक अध्ययन विषय के लिए उन सभी ज्ञानात्मक तथ्यों को संगठित रूप में प्रस्तुत किया जाएगा जो कि समाज से संबंधित है। इसी प्रकार प्रत्येक विषय एवं क्षेत्र के लिए क्रमबद्ध ज्ञानात्मक सूचनाएं संग्रहित करके उनको प्रस्तुत किया जाता है। अतः ज्ञान का वर्गीकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कठिन प्रक्रिया। फिफ्थ पॉइंट, ज्ञान का वर्गीकरण एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि अभी तक जितने भी वर्गीकरण विषयों के रूप में, वादों के रूप में, विविध शीर्षकों के रूप में प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उनमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ज्ञान का कोई भी वर्गीकरण ऐसा नहीं है जिसके द्वारा शिक्षक, शिक्षार्थी
विद्यालयी व्यवस्था एवं अभिभावकों को संतुष्ट किया जा सके। किसी न किसी रूप में पाठ्यक्रम सरगामी क्रियाओं एवं उनकी उपयोगिता को दोषी माना जाता है। नेक्स्ट 6 पॉइंट है विकास प्रक्रिया। ज्ञानात्मक तथ्यों का वर्गीकरण विकास की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे ज्ञान का विस्तार किया जाता है, विकास की प्रक्रिया तीव्रता से संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट 7 आधुनिक प्रक्रिया। ज्ञान के वर्गीकरण को आधुनिकता की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें उन सभी नवीन तथ्यों को जोड़ा जाता है जो कि अनुसंधानों के निष्कर्ष के रूप में प्राप्त होते हैं। आज इसी के आधार पर ज्ञान के वर्गीकरण में नवीन एवं आधुनिक विषयों को पृथक रूप में मान्यता मिली है। आज कंप्यूटर ज्ञान को अलग विषय के रूप में मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है 8th पॉइंट प्रभावी अधिगम की प्रक्रिया। ज्ञान के वर्गीकरण को प्रभावी अधिगम की प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे एक छात्र के लिए पाठ्यक्रम का स्वरूप ज्ञान के वर्गीकरण के आधार पर ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं सरल से कठिन की ओर क्रम में निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही मनोविज्ञान के आधार पर छात्रों की रुचि एवं आवश्यकता के अनुरूप विषय वस्तु का निर्धारण किया गया है। इस प्रकार की स्थिति में प्रभावी अधिगम की प्रक्रिया संपन्न होती है। 9th पॉइंट नोट कीजिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया। ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण प्रक्रिया भी माना जाता है, क्योंकि इसमें सभी छात्रों के सर्वांगीण विकास का क्रम छिपा होता है। जैसे उच्च स्तरीय रूप में विशेषज्ञ बनाने का प्रयास किया जाता है, प्राथमिक स्तर पर छात्रों को जीव विज्ञान का सामान्य ज्ञान प्रदान किया जाता है, धीरे धीरे उस छात्र की रुचि जीव विज्ञान में अधिक होती है तो उसको चिकित्सा पद्धति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने की सामग्री उपलब्ध होती है। नेक्स्ट 10th पॉइंट है सृजनात्मक प्रक्रिया। ज्ञान के वर्गीकरण को सृजनात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है, क्योंकि इसमें नवीन विषयों का समावेशन एवं अनुपयोगी विषयों का निष्कासन होता है। इस प्रकार ज्ञान का वर्गीकरण विभिन्न प्रकार के नवीन रूपों में प्रदर्शित होता है। इसमें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों एवं अनुसंधानों के निष्कर्षों का समावेश किया जाता है। शैक्षिक नीतियों, सामाजिक अपेक्षाओं एवं छात्र रुचियों को ध्यान में रखकर इस कार्य को पूर्ण किया जाता है। लास्ट पॉइंट है इसका संगठनात्मक प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को संगठनात्मक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाता है। ज्ञान के वर्गीकरण से पूर्व ज्ञान को संगठित रूप प्रदान किया जाता है। इसमें विविध प्रकार के उपागमों का प्रयोग किया जाता है। इन उपागमों के आधार पर ज्ञान को उसकी उपयोगिता, महत्व एवं आवश्यकता के आधार पर संगठित किया जाता है। इस संगठित ज्ञान को वर्गीकृत किया जाता है, अतः वर्गीकरण से पूर्व ज्ञान का संगठन किया जाता है। अब नेक्स्ट है इसका ज्ञान के वर्गीकरण के आधार। नोट कीजिए इसको, ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया को किस आधार पर संपन्न किया जाए, यह एक महत्वपूर्ण विषय था। ज्ञान का वर्गीकरण ज्ञान की भांति एक व्यापक एवं जटिल प्रक्रिया है, ये सब आप जानते ही हैं। इसके लिए उन आधारों का चुनाव करना चाहिए जिससे ये वर्गीकरण सफल माना जा सके। आज प्रत्येक अभिभावक विद्यालय एवं विद्यालय ज्ञान से यह अपेक्षा करता है कि उसके बालक का सर्वांगीण विकास हो तथा बालक को समाज, राष्ट्र एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त हो। अतः ज्ञान का वर्गीकरण उन सभी अपेक्षाओं एवं मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए जिससे कि वह समग्र रूप में प्रस्तुत किया जा सके। ज्ञान के वर्गीकरण को समग्र एवं त्रुटि रहित बनाने के लिए ही इसमें समय समय पर सुधार किए जाते हैं। इस प्रकार ज्ञान के वर्गीकरण को निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट नोट कीजिए, दार्शनिक आधार। ज्ञान के वर्गीकरण का प्रमुख आधार दार्शनिक विचारधाराओं को माना जाता है। दार्शनिक विचारधाराओं का अस्तित्व समाज में हो या न हो, परंतु ज्ञान के विकास एवं संगठन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान में एक छात्र अध्यापक को आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद विचारधाराओं का ज्ञान
प्रदान किया जाता है। इसका उपयोग करके छात्राध्यापक द्वारा छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। यदि एक छात्र से आदर्शों को निष्कासित कर दिया जाए तो उसका ज्ञान ज्ञातक सिद्ध होगा। जैसे आतंकवादी संगठनों के पास आदर्श रहित ज्ञान होता है, जिसका उपयोग वो कहाँ करता है? हिंसा के लिए करता है। यदि उसके ज्ञान में आदर्शों को डाल दिया जाए तो वही आतंकवादी ज्ञान का सदुपयोग करके गरीबों की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट उनके सामाजिक आधार। ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया सामाजिक मान्यताओं एवं परंपराओं के आधार पर संपन्न की जानी चाहिए। भारतीय समाज में प्रत्येक अभिभावक अपने बालकों को सामाजिक कुशलता प्रदान करने के लिए विद्यालय में भेजता है, जिससे उसको समाज में सम्मान प्राप्त हो सके। इसके आधार पर विद्यालय में पाठ्यक्रम का स्वरूप एवं विषयों का वर्गीकरण भी उस रूप में होना चाहिए जो कि सामाजिक नियमों एवं परंपराओं के अनुरूप हो। इस आधार पर ही पाठ्यक्रम का स्वरूप एवं विषयों का वर्गीकरण भी उस रूप में होना चाहिए, सामाजिक नियम परंपराओं के अनुरूप हो। इस आधार पर पाठ्यक्रम में उन कहानियों, कविताओं एवं निबंधों को सम्मिलित किया जाता है जो कि सामाजिक गुणों एवं मूल्यों की शिक्षा प्रदान करते हैं। अतः ज्ञान का वर्गीकरण सामाजिक संदर्भ में किया जाना चाहिए। थर्ड पॉइंट नोट कीजिए, ज्ञान के वर्गीकरण के आधार का राजनीतिक आधार, पॉलिटिकल बेसिस। ज्ञान के वर्गीकरण में राजनीतिक व्यवस्था एवं नीतियों को भी ज्ञान में रखना चाहिए। जैसे राजनीतिक व्यवस्था प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित है तो भारतीय विद्यालयों में समानता एवं स्वतंत्रता पर आधारित शिक्षा प्रदान की जाती है। शैक्षिक अवसरों की समानता एवं सार्वभौमिकरण शिक्षा की व्यवस्था सरकार द्वारा की जा रही है। इस आधार पर ही ज्ञान का वर्गीकरण एवं पाठ्यक्रम का स्वरूप निश्चित किया जा रहा है। राजनीतिक व्यवस्था में सभी व्यक्ति ज्ञान के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए वचनबद्ध हैं, तो निश्चित रूप से इन सभी तथ्यों पर ज्ञान के वर्गीकरण में ध्यान देने की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट नोट कीजिए, प्राकृतिक आधार। ज्ञान के वर्गीकरण में प्राकृतिक व्यवस्था को भी सम्मिलित करना चाहिए। प्रकृति की जो व्यवस्था है, प्राकृतिक व्यवस्था में प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग वर्गीकरण के उचित रूप में किया जाना चाहिए। जैसे प्राइमरी सेक्शन पर छात्रों को प्राकृतिक पर्यावरण संबंधी ज्ञान प्रदान किया जाता है तथा उनको बताया जाता है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए, ये संसाधन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। इस प्रकार के ज्ञान को पृथक विषय, पर्यावरणीय शिक्षा, परिवेशीय शिक्षा एवं प्राकृतिक संसाधनों संबंधी शिक्षा आदि रूपों में विभक्त करना चाहिए। अलग अलग पर्यावरणीय शिक्षा, परिवेशीय शिक्षा सबका ज्ञान देने पर इस प्रकार के ज्ञान के वर्गीकरण में प्राकृतिक व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक आधार। ज्ञान के वर्गीकरण को आर्थिक आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए। ज्ञान के विविध रूप आर्थिक विकास से संबंधित होते हैं। वर्तमान भौतिकवादी युग में अर्थ को प्रधानता प्रदान की जाती है, इसलिए विशेष औद्योगिक व्यवस्था के संदर्भ में ज्ञान को वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों को विविध प्रकार के उद्योग धंधों का ज्ञान प्रदान किया जाता है, जिससे वह समझ सके कि औद्योगिक विकास जीवन में रोजगार तथा धनार्जन के लिए आवश्यक है। इस आधार पर छात्र ज्ञान को रुचिपूर्ण ढंग से स्वीकार करेंगे। इसलिए ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण औद्योगिक व्यवस्था एवं आर्थिक व्यवस्था के संदर्भ में व्यापक रूप से प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है 6, नैतिक आधार। ज्ञान के वर्गीकरण का प्रमुख आधार नैतिकता को माना जाता है। समाज में
नैतिकता की स्थिति सर्वोच्च रूप में होने पर समाज का कल्याण होता है। इसी आधार पर समाज का उन्नयन होता है। जैसे आप सभी जानते ही हैं, प्राचीन काल में समाज में नैतिकता थी, समाज में भ्रष्टाचार कम था। आज समाज में नैतिकता का अभाव है तो भ्रष्टाचार अधिक है। इस आधार को ध्यान में रखते हुए आज भी छात्रों को प्राथमिक स्तर से ही नैतिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से प्रदान किया जाता है, जिसमें बालक के कोमल मन में नैतिक दायित्वों का समावेश संभव होता है। नेक्स्ट 7 पॉइंट है मानवीय आधार। ज्ञान के वर्गीकरण का प्रमुख आधार मानवीय आवश्यकता एवं विकास होना चाहिए। प्रायः इस आधार पर ही ज्ञान को वर्गीकृत रूप प्रदान किया जाता है, जिससे मानव अपनी आवश्यकता एवं रुचि के अनुरूप ज्ञान की प्राप्ति कर सके। जैसे विज्ञान में रुचि रखने वाले छात्र विज्ञान संबंधी ज्ञान को प्राप्त कर सके तथा दर्शन में रुचि रखने वाले छात्रों द्वारा दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया जा सके। इसके साथ साथ ज्ञान के वर्गीकरण का आधार मानवीय गुणों के विकास को भी माना जाता है। विश्व बंधुत्व एवं भाईचारे के विकास से संबंधित गुणों को ज्ञान वर्गीकरण का प्रमुख आधार बनाया जाता है। इस प्रकार ज्ञान वर्गीकरण का प्रमुख आधार मानव को माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 आध्यात्मिक आधार। भारतीय समाज एवं संस्कृति में आध्यात्मिकता का महत्वपूर्ण स्थान है। किसी भी छात्र का सर्वांगीण विकास उस स्थिति में ही पूर्ण होता है जब उसका आध्यात्मिक विकास संभव होता है। इसलिए ज्ञान के वर्गीकरण में आध्यात्मिक विषयों की श्रृंखला एवं साहित्य को पृथक स्थान दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर छात्रों को योग शिक्षा एवं नैतिक शिक्षा प्रदान करना छात्रों के आध्यात्मिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित माना जाता है। आध्यात्मिकता ज्ञान के प्राप्त होने के पश्चात मानव पशु से मानव बनता है। अतः ज्ञान के वर्गीकरण का अध्ययन आध्यात्मिक व्यवस्था होना चाहिए। मनुष्य को कुछ क्षण आध्यात्मिकता से जुड़े हुए भी रहना चाहिए, उसी के द्वारा ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 9 सार्वभौमिक आधार। ज्ञान के वर्गीकरण के सार्वभौमिक आधार की प्रक्रिया का आशय ज्ञान में उन सभी तथ्यों एवं मान्यताओं को समाहित करने से है जो कि संपूर्ण विश्व में समानता से स्वीकार की जाती है। जैसे विश्व शांति के लिए ज्ञान, विषय के लिए ज्ञान, संस्कृति के लिए ज्ञान, सर्वजन हिताय एवं सर्वजन सुखाय के लिए ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए ज्ञान, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए ज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए ज्ञान आदि आदि। इन सभी तथ्यों को ज्ञान का वर्गीकरण करते समय ध्यान में रखा जाए तो ज्ञान का वर्गीकरण सार्वभौमिक आधार पर संभव हो सकेगा। नेक्स्ट 10th पॉइंट है सांस्कृतिक आधार। सांस्कृतिक आधार का आशय ज्ञान के वर्गीकरण में उन सभी तथ्यों को ध्यान में रखने से ही जो कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के संबंध रखते हैं। जैसे बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था, विद्यालय संस्कृति, विद्यालय जलवायु, वैश्विक परंपराएं, वैश्विक व्यवहार, वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श एवं वैश्विक स्तर पर पर्यावरणीय सम्मेलन आदि। इन सभी तथ्यों को ज्ञान के वर्गीकरण के समय ध्यान में रखा जाए तो ज्ञान का वर्गीकरण प्रभावी एवं उपयोगी रूप में संभव हो सकेगा। समझ में आ गया होगा ये। 11th पॉइंट आपका है धार्मिक आधार। ज्ञान के वर्गीकरण का आधार धर्म भी होना चाहिए। प्राचीन काल में शिक्षा धर्म की सहगामिनी थी। इस काल में व्यक्ति ईमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ था। आज धर्मनिरपेक्षता की स्थिति में भ्रष्टाचार एवं कर्तव्य विमुखता की स्थिति
व्यापक रूप से देखी जाती है। अतः धर्म ज्ञान का मूल तत्व है। ज्ञान के वर्गीकरण में सदैव ज्ञान के मूल तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे नर सेवा नारायण सेवा, अहिंसा, सहिष्णुता, दरिद्र नारायण का स्वरूप है, दरिद्र नारायण का रूप है, सभी मनुष्य आदि शक्ति की संतान है तथा मनुष्य को लिए जीवन समर्पित करना चाहिए। इन सभी आधारों को ध्यान में रखकर किया गया वर्गीकरण सर्वश्रेष्ठ रूप में होगा। 12वां पॉइंट है वैज्ञानिक आधार। ज्ञान के वर्गीकरण में रूढ़िवादिता, अंधविश्वास एवं सामाजिक बुराइयों के पूर्ण समापन की व्यवस्था होनी चाहिए तथा स्वस्थ परंपराओं एवं वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश होना चाहिए। जैसे प्राथमिक स्तर पर छात्रों के समक्ष सूर्य एवं चंद्र को ग्रहण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण को खगोलीय घटनाओं के रूप में स्वीकार किया जाता है। इससे सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के संदर्भ में विविध प्रकार के भ्रमों को दूर किया जाता है। इस प्रकार छात्रों में प्रत्येक घटना के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने वाले प्रसंगों को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे छात्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके। 13 पॉइंट ज्ञान के वर्गीकरण का प्रमुख आधार विकास होना चाहिए। आप मतलब किसी भी चीज़ को सीखने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उस ज्ञान में जो भी आधार होता है वो उसका विकासात्मक आधार होता है। अगर विकास उस ज्ञान के माध्यम से होगा तो वह सक्सेस होगा। जैसे छात्रों के सर्वांगीण विकास की प्रक्रिया में ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जब छात्रों के लिए विद्यालय में सभी पक्षों के विकास में संबंधित ज्ञान उपलब्ध होगा तो निश्चित रूप से छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। अगर सारा ज्ञान सभी पक्षों का विद्यालय में सभी पक्षों में जब छात्रों के लिए अगर उपलब्ध नहीं है तो कैसे छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सकेगा, असंभव है, आप सभी जानते हैं। जैसे प्राथमिक स्तर से ही छात्रों के सामने उन गतिविधियों को प्रस्तुत किया जाता है जो कि उसके सर्वांगीण विकास से संबंधित होती है। जैसे नैतिक शिक्षा, परिवेशीय शिक्षा, विज्ञान, गणित, योग शिक्षा एवं सांस्कृतिक शिक्षा आदि के विषय संबंधी ज्ञान से सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। बचपन से ही प्राथमिक स्तर से ही छात्र छात्राएं ये सब नैतिक शिक्षा और ये सब वहीं से सीखना स्टार्ट हो जाते हैं और एंड तक भी उनको वो चीज़ दिमाग में बैठी रहती है। 14 पॉइंट लास्ट पॉइंट है इसका सृजनात्मकता संबंधी आधार। ज्ञान की सृजनात्मकता, सृजन का मतलब निर्माण, क्रिएटिविटी रिलेटेड बेसिस। ज्ञान के वर्गीकरण का प्रमुख आधार सृजनात्मक होना चाहिए। सृजनात्मक ज्ञान का प्रयोग नाम से ही ये पता चलता है। देखो, ज्ञान का प्रयोग सृजन के लिए ही किया जाता है, मतलब किसी के विकास के लिए, किसी के निर्माण के लिए, तो किसके लिए? बालक के। इसी आधार पर बालकों के अध्ययन के क्षेत्र का निर्माण किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर ही बालकों को समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के रूप में मिट्टी के खिलौने बनाना सिखाया जाता है, वृक्षारोपण किया जाता है, उद्यान में बागों में स्वच्छता, साफ सफाई करना, विद्यालय स्वच्छता, परिवेशीय स्वच्छता से संबंधित ज्ञान बालकों को प्रदान किया जाता है। इस प्रकार ज्ञान के माध्यम से बालकों में सृजनात्मकता का बीजारोपण किया जाता है। जैसे बच्चों के प्राथमिक स्तर पर वृक्षारोपण मान लो, तो बच्चे क्या करेंगे? छात्र उसमें पेड़ पौधों को लगाकर और एक खुशी अनुभव करते हैं। अपने विद्यालय में बाग के गार्डन की साफ सफाई करते हैं, विद्यालय की साफ सफाई रखते हैं, क्लासरूम की साफ सफाई रखते हैं, अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने का और इन सभी स्वच्छता से संबंधित ज्ञान बालकों को प्रदान किया जाता है।
इस प्रकार के ज्ञान के माध्यम से बालकों में सृजनात्मकता का बीजारोपण किया जाता है। बालकों के बीजा इसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार ज्ञान के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया जाता है और ज्ञान का वर्गीकरण उन सभी अपेक्षाओं एवं मान्यताओं के आधार पर होना चाहिए जिससे कि वह समग्र रूप में प्रस्तुत किया जा सके। और विज्ञान का ज्ञान उसको सजीव एवं निर्जीव वस्तुओं के रूप में प्रदान किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर विद्यालयों में ज्ञान का संगठन इस प्रकार किया जाता है कि ज्ञान का स्वरूप उपयोगी, सरल एवं स्वाभाविक रूप में प्रदर्शित हो तथा छात्रों का सर्वांगीण विकास हो। अलग अलग विषय के अकॉर्डिंग भी इसमें किया जा सकता है। ज्ञान के वर्गीकरण को सभी विषय के आधार पर इसका उचित रूप में वर्गीकरण करके विद्यालय के पाठ्यक्रम के रूप में क्रियान्वित करना भी एक कठिन कार्य है, परंतु जब इसका वर्गीकरण वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप कर दिया जाता है तो इसका लाभ विद्यालय, छात्र, शिक्षक एवं शिक्षा व्यवस्था को पहुंचता है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान के वर्गीकरण के प्रमुख आधार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के उद्देश्यों एवं मानव के सर्वांगीण विकास से संबंधित है। ज्ञान के क्षेत्र का वर्गीकरण इन आधारों पर करने से ज्ञान का स्वरूप उपयोगी एवं निरंतर विकास की प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त करेगा। ज्ञान के वर्गीकरण के आधार में समसामयिक एवं आधुनिक तथ्यों के आधार पर परिवर्तन भी हो जाते हैं। आपके जो असाइनमेंट दिए हैं वो असाइनमेंट टाइम टू टाइम वापस भेजने का और पहुंचाने का, ईमेल करने का या मैसेज करने का ध्यान देवें। और अब इस टॉपिक का जो असाइनमेंट आपके पास है वो नोट कीजिए। यूनिट 2 ज्ञान के स्वरूप और विद्यालयों में इनका संगठन यूनिट ये है और टॉपिक का नाम है आपका ज्ञान का वर्गीकरण। लघुत्तरात्मक प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न नोट कीजिए। ज्ञान के वर्गीकरण की किन्हीं 5 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सेकंड है निबंधात्मक प्रश्न जो नोट कीजिए। ज्ञान के वर्गीकरण को कौन कौन से आधारों पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे एक समग्र एवं सार्वभौमिक पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके। वर्णन कीजिए। इसमें आपको ज्ञान के वर्गीकरण के आधारों को तो प्रस्तुत करना है, पर इसमें ये बताना है कि कौन कौन से आधार इसमें प्रस्तुत किए जाए जिससे एक सार्वभौमिक मतलब सब समग्र सबके सामने प्रस्तुत करने वाला और सबके सामूहिक रूप से एक पाठ्यक्रम अच्छे से तैयार किया जा सके जिससे बच्चों में ज्ञान व्यतीत हो और सारी चीज़ समझ में आ सके। उन सभी तथ्यों को इसके अंदर शामिल करना पड़ेगा आपको और उन सभी का वर्णन भी इसमें होना चाहिए। ज्ञान की आधारभूत ज्ञान के वर्गीकरण के आधार पर और ज्ञान के वर्गीकरण की विशेषता में आपको व्यापक प्रक्रिया, उपयोगी प्रक्रिया, परिवर्तनशील प्रक्रिया, वैज्ञानिक प्रक्रिया, कठिन प्रक्रिया, ये कितनी ज्ञान को बांटने के लिए या ज्ञान का जो वर्गीकरण करने के लिए एक प्रक्रिया जो बनाई जाती है वो प्रक्रिया कितनी कठिन है, उससे आपको इनको बांटने से ही या अलग अलग विभाग बनाने से ही पता चलेगा। इसके विकास की प्रक्रिया है। विकास तभी होगा जब ज्ञान उसका आध्यात्मिक भी होगा, उसका आधुनिक भी होगा, उसका प्रभावपूर्ण ज्ञान अधिगम मतलब एक प्रभावी अधिगम की सीखने की प्रक्रिया के रूप में भी विकसित हो सकता है। एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया के रूप में भी यह विकास हो सकता है। और ज्ञान की विशेषता है एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया क्या होती है कि बार बार बदलती रहती है। जो ज्ञान सही मिल रहा है उसको ग्रहण करना है या नहीं, इसमें कौन सा सत्य है या असत्य है, सामाजिक आधार पर
वर्गीकरण, विकास के आधार पर वर्गीकरण तथा उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण आदि इसके अंदर सम्मिलित किए जा सकते हैं। आपको बता ही दिया है। इस प्रकार ज्ञान के वर्गीकरण की प्रक्रिया समय एवं प्रसंग के अनुरूप बदलती रहती है। फिर नेक्स्ट आपका इसमें आधार में भी यही है। ज्ञान के वर्गीकरण का आधार एक दार्शनिक रूप में भी होता है और एक सामाजिक आधार के रूप में भी पाया जाता है। एक प्रकृति के अनुसार भी छात्र छात्राएं क्या करते हैं, बच्चे प्राइमरी सेक्शन में हो चाहे सीनियर में हो, प्रकृति के आधार पर भी इसको ज्ञान को बांटा जा सकता है और उससे ज्ञान प्राप्त किया जाता है। नैतिक आधार बचपन से ही बच्चे सीखते हैं। मानवीय आधार, आध्यात्मिक आधार और सार्वभौमिक आधार, सांस्कृतिक आधार, धार्मिक आधार, वैज्ञानिक आधार, विकासात्मक आधार, ये सारी इसमें सृजनात्मक आधार संबंधी सारी आधार इसमें सम्मिलित किए जा सकते हैं। और इन्हीं उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि वर्गीकरण के प्रमुख आधार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा के उद्देश्यों एवं मानव के सर्वांगीण विकास से भी संबंधित होता है। थैंक यू।